हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चर्चा में आज के हमारे मेहमान हैं श्री संजय कुमार सिन्हा जी। संजय कुमार सिन्हा जी 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं बिहार से। तीसरी बार आपने मुगलसराय से नॉमिनेशन भरा था, लेकिन किसी कारणवश आपका पर्चा रद्द हो गया। तो एक बार फिर से संजय कुमार सिन्हा जी चंदौली से लोकसभा सीट के लिए मैदान में हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में संक्षिप्त में दर्शकों को एक परिचय दें, फिर प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सोनू जी, आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में और चंदौली लोकसभा क्षेत्र का जनता के बीच में आवाज़ उठाने का। मैं 2022 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का प्रत्याशी था। मैंने नामांकन भी किया मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र से। नामांकन करने के बाद हमारी पार्टी के 8 विधानसभा प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया गया। रद्द होने के बाद मैंने चंदौली के मिट्टी से सौगंध खाया कि नहीं, मैं चंदौली के लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र में जनता की जितनी भी विकास की काम हो, जो जनता की दबाया जा रहा है, दलित हो, पिछड़े हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी भी समस्याओं के मैं आवाज़ बन करके आऊँगा, जनता के बीच में जाऊँगा। ये मैंने फैसला लिया। फैसला लेने के बाद अपनी पार्टी में मैंने सेवा करता रहा, चलता रहा। और जब समय आया जनता के बीच आज हमको जाने के लिए लोकसभा क्षेत्र में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा उत्तर प्रदेश में। मैं आसाम में था, तो मेरी चंदौली लोकसभा क्षेत्र जो है कर्म भूमि है। मैं मजदूरी करता हूँ और जो हमारे साथ में मजदूर भाई हैं, मैं गांव में बहुत सारे गया हूँ। सारे चीज़ को देखते हुए जो पिछड़ा इलाका है, उन चीज़ को आवाज़ को उठाने के लिए मैं चंदौली लोकसभा क्षेत्र से आने के लिए, जनता के बीच आवाज़ बनने के लिए मैं फैसला किया, चाहे पार्टी कोई हो, लेकिन संजय सिन्हा चंदौली लोकसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से जनता के अदालत में जाएगा और सेवा करेगा, उनकी आवाज़ को उठाएगा। अभी आप एक पार्टी है जय हिंद नेशनल पार्टी। जी हाँ, इस पार्टी से आप प्रत्याशी के तौर पे चंदौली से हैं जी। तो इस पार्टी के बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, जय हिंद नेशनल पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी। उन्होंने 2020 में ही किया है गठन, और उन्होंने इस बार आपके भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त करके बांसुरी चुनाव चिन्ह दिया है। और उनकी विचारधाराओं को मैं देखते हुए सारे चीज़ मिलाया कि नहीं, गरीबों को आवाज़, पिछड़ों का आवाज़ जय हिंद नेशनल पार्टी उठा सकती है। अगर हम चंदौली लोकसभा की बात करें तो ये खास तौर से कृषि के लिए बहुत फेमस है, इसको धान का कटोरा बोला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कृषि के क्षेत्र में हमें वो जो प्रोग्रेस होता है वो प्रोग्रेस हासिल है, या आपको लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि के क्षेत्र में? हमारे स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी जितना विकास का काम ताकत आज पिछले 15 साल पहले, 20 साल पहले किए हैं, अभी तक ना कोई था ना है। मैं उनका विकास जितना अधूरा छोड़ के गए हैं, निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा। जी, चूंकि आप रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रेलवे को लेकर आपके मन में क्या योजना है, और क्या लगता है कि जो रेलवे है यहाँ पे किस तरह का विकास काम हो सकता है? चंदौली लोकसभा क्षेत्र का सेंट्रलाइज जगह है मुगलसराय जी। अभी उसका आपने नाम चेंज कर दिया, डीडीयू कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। और ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिवीजन है दीनदयाल उपाध्याय, जो मुगलसराय पूर्व में जाना जाता है। भारत सरकार का ईसीआर का सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुगलसराय डिवीजन दीनदयाल उपाध्याय से आता है। गुड्स ट्रेनें चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे झारखंड से है, वो मुगलसराय होकर के ही, दीनदयाल उपाध्याय होकर के ही जाती है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है ईसीआर से, भारत सरकार को, इसी रेलवे से। और पब्लिक का लाभ शून्य है।
आप अभी चले जाइए मुगल सराय से लेकर के गया जाने के लिए, तो आपको सुबह 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद शाम 4 बजे के बीच में पब्लिक के जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। सुबह में आने के लिए गया से, जो आप अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगह है गया, सुबह से गया और मुगल सराय आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, कोई पब्लिक का व्यवस्था नहीं है। सरकार का इनकम उसी स्रोत से होता है जो गया होकर के सारी गाड़ी जाती है, गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी। हम अपनी भाषा में मालगाड़ी बोलते हैं और सरकार की भाषा में गुड्स ट्रेन बोलते हैं, अंग्रेज ने बनाया, जो भी सरकार चला रही है। तो आप बताइए, जितनी चीज़ें हैं यहाँ का स्थानीय पब्लिक का कोई लाभ नहीं है। इन कमियों को जिनका भी नाम रखा कमलापति त्रिपाठी जी, उन्हीं का देन है कि आज ये पहचान है रेलवे। और हमारे मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जी जो स्टेशन है और डिवीजन है, इस डिवीजन को एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। पत्रकार साहब मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया जी, उसके तहत 40% भी कार्य नहीं हुआ है। जितनी रेवेन्यू जाती है, जितनी इनकम है और जितनी पब्लिक का व्यवस्था होना चाहिए, उसके विकास का काम 40% भी नहीं हुआ है। तो ये कमलापति त्रिपाठी जी ने जितना विकास का अधूरा छोड़ के गया है, मैं इतिहास को पूरा करूंगा, ये मेरा संकल्प है जी। चंदौली में बेरोजगारी की बहुत बात होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन कामकाज है, वो कृषि से ही संबंधित है। तो यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपका क्या विजन है? किस तरह से यहाँ की बेरोजगारी को दूर करें? अभी आपने सोनी जी पूछा था कि रेलवे में क्या करना चाहते हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं। चंदौली का सबसे बड़ा धान का कटोरा जगह है कृषि का। मैं आपको बताया था कि कृषि जो हमारा प्रधान है चंदौली क्षेत्र किसान भाई के लिए, आज जो ये धान चावल गेहूं जितने भी उत्पादन करते हैं, वो दर दर के ठोकरे खाते हैं, अपना उसका दाम मूल्य नहीं मिलता है। वो जनपद में जाएं कि फैक्स में जाएं कि जिला पदाधिकारी के यहाँ जाएं कि डायरेक्ट सरकार के यहाँ जाएं। अभी तत्काल में आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की क्या हालत है, भारत सरकार का जो किसान पंजाब हरियाणा का वहाँ के लोगों ने क्या हालत कर खंजर रोक कर चुका है। हम इन चिन समस्याओं को, मैं जीतूंगा लोकसभा क्षेत्र से तब पर भी, नहीं जीतूंगा तब पर भी, मैं किसान को निश्चित रूप से आवाज़ बन करके उनका निश्चित जितना मूल्य मिलना चाहिए वो मिलाऊंगा, और प्रधान और पंचायत स्तर पर ही उनको मूल्य मिले, ये मैं काम करूंगा। दूसरी बात, आपने भी रोजगार की बात किया, ये हमारे जो भारतीय रेल है ना, अभी आपको मैं बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। मैं रेल में वो दिन लाऊंगा आपको कि यहाँ चंदौली नहीं, मैं आशा करता हूँ उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग बेरोजगार हैं वो चंदौली आएंगे। रेलवे इतनी मजबूती करना, इतनी कल खरकना यहाँ डालना है, रेलवे को हमको दीनदयाल उपाध्याय को मजबूती करना है। प्लांट डिपो बंद करते जा रहा है, फ्लैश डिपो अपने बंद कर दिया जा रहा है, रेवेन्यू यहाँ जा रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, बाहर बंद कर दिया। हमारे जो व्यक्ति है, अभी भी आप चले जाइए ट्रेन में, यूपी और बिहार वाले जो 200 रुपया 100 रुपया टिकट कटा के 300 रुपया टिकट कटा के दिल्ली जाते हैं, तो सारे जनरल बोगी में खड़े होकर जाते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम तक में खड़े रहते हैं। और सरकार उनकी वो नहीं देखती है, खरबपति और अरबपति के देखती है। ये ट्रेन चला दें, बुलेट चला दें, फलाने चला दें, 3000 रुपया देकर हम जाएंगे क्या? हम धान बेचने वाले, गेहूं बेचने वाले, मजदूरी करने वाले बेचने वाला व्यक्ति मैं 3000 टिकट किराया देकर जाऊंगा? यहाँ 3000 की आवश्यकता नहीं है, यहाँ रोजगार देने की आवश्यकता है। और ये 300 रुपया की आवश्यकता है, जो 500 रुपया में दिल्ली हम जो पहुंचते हैं, उस तरीका मैं ट्रेन चलाऊंगा। और यहाँ पर कल कारखाने लगेगी जो हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जी, आपने चंदौली को ही क्यों चुना? जी सोनू जी, मैं पहले भी बताया कि मेरा कर्म भूमि है जी। आज जो दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय का नाम आपने चेंज किया है, वो नहीं होना चाहिए था। यह हमारे स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी के नाम से होना चाहिए था, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से होना चाहिए था। आज मैं आपको आशा करता हूं कि भले आप मीडिया भाई या अन्य कहे कि नहीं मैं दीनदयाल उपाध्याय को जानता हूं, हम आशा करते हैं कि नामाकरण होने के पहले कोई पब्लिक नहीं जानती थी। अगर बोलती है तो 100% सरकार की तरह झूठ बोलती है। यहाँ अधिकार कमलापति त्रिपाठी जी ने विकास किया है रेलवे में। यहाँ अधिकार लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थली है, प्रधानमंत्री जी का, उनका नाम स्थान होना चाहिए। और मैं कर्म यहाँ करता हूँ तो मैं चंदौली में नहीं लगाऊंगा, जा करके मैं दिल्ली लगाऊंगा।
तो मैं यहाँ कर्म करता हूँ, रोटी कपड़ा का मकान की यहाँ व्यवस्था करता हूँ, सारे मजदूरों के साथ काम करता हूँ। इसलिए जो हमारे जनता की समस्या है, भाइयों की समस्या है, जो बेरोजगार साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सारे चीज़ देखते हुए जनता के बीच में मैं अदालत में गया हूँ और उनकी शक्ति बनकर मैं सदन में जाऊँगा और उनको रोजगार देने का काम करूँगा। आपने पेंशन के ऊपर बात की, किस तरह का सुधार आप पेंशन? ये तो आपने अच्छा सवाल किया पेंशन के बारे में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक पैरेलल पार्टी है। ये दोनों का जनता के बीच में बुड़बक बनाती है, बेवकूफ समझती है जनता का। आप 2004 से ही पेंशन बंद कर दिया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, कह करके उन्होंने लागू नहीं किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई, उस पर वो तो साफ समाप्त करना चाहते। वो तो देश का जितनी भी कल कारखाने, सरकारी सिस्टम, सरकारी व्यवस्था, जितनी बेरोजगारी व्यवस्था है, जितने भी हमारे देश को रोजगार है, वो एक आदमी दो आदमी को देना चाहते हैं, जिसका नाम उद्योगपति अडानी जी है और अंबानी जी है। या अंग्रेजों का हाथ में दे दो, चाइना का हाथ में दे दो, या अडानी जी का हाथ में दे दो। तो भाई ये देश हमारा जो लोकतंत्र का है, ये पाकिस्तान चाइना नहीं है। यहाँ 140 करोड़ जनता की आबादी है, ईंट के ईंट बजा देगी। आज सरकार जिस तरीके से मनमाना कर रही है, वो आप भी झेल रहे हैं। पेंशन में किस तरह का सुधार? नहीं, वो आप भी झेल रहे हैं, तो वो झेलते हुए हमारे पैसा का कमी नहीं है। आप जब ये हमारी सरकार बनी थी, हमारे बनने से पहले यही प्रधानमंत्री जो तत्कालीन अभी है, कहते थे मैं बेरोजगारों को 15 लाख रुपया खाता में दूंगा, स्विस बैंक में जितना पैसा है मैं ला करके आपको दे दूंगा। तो स्विस बैंक में हम जहां तक जानते हैं कि 99% सत्य है। क्यों उन्होंने जांच नहीं कराया? भारतीय जनता पार्टी का भी आदमी है, कांग्रेस का भी आदमी है, इनके जितने भी हैं देश के बड़े बड़े लीडर, जितने घोटालाबाजी हवालाबाजी किए हैं, वो सब स्विस बैंक में मैं आशा करता हूं रखें। इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ों को नहीं मुद्दा उठाया, उठा करके बेवकूफ़ बना करके जनता का। और वो अगर आ जाएगा मेरा पैसा, अगर मेरी सरकार बनती है, मैं अगर जांच कराता हूं कि नहीं पैसा है, तो उस पैसे के लाने या न लाए, जांच हो या ना हो, मैं पेंशन जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे राज्य की कर्मचारी हो, चाहे केंद्र की कर्मचारी हो, वो 60 वर्ष के बाद में उसकी अवस्था घटने लगती है। वो एक आधार बनता है कि नहीं, उसको खाने पीने, कम रहने का, दवा दूरे का वो आधार बनना चाहिए, बनेगा और दिया जाएगा। दूसरी बात, आप कहें पेंशन कैसे लागू करने के लिए, अगर पेंशन मैं उठाता हूँ, MLA MP, चाहे 2 दिन के लिए बनते हैं, चाहे 5 साल के लिए बनते हैं, ये जनता की आवाज़ है, ये कर्मचारियों की आवाज़ है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं पेंशन उठा सकता हूं MLA MP होकर के, मैं चाहे 2 दिन जीतूं तो चाहे 5 साल रहूंगा, तो जो 60 साल सेवा करता है देश का, उसका हक नहीं बनता है क्या? उसका हक नहीं बनता है उठाने का पेंशन? तो मैं इसको पूरा करूंगा निश्चित रूप से, नहीं तो मैं अपना कभी पेंशन पूरी लाइफ नहीं उठाऊंगा। जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो एक खास तरह के वोटर को रुझाने की कोशिश करते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उम्र के आधार पे। तो आप किस तरह के वोटर को रिझाने की कोशिश? सोनू जी, आप भी एक नवयुवक व्यक्ति हैं, मीडिया में हैं। आज 10 साल पहले जब मैं राजनीति में आया था, देश सेवा में लोगों के बीच में आया था कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं ये नहीं जानता था किस जाति के व्यक्ति हैं, कभी नहीं पूछा जाता था आप फलाने किस जाति के हैं, ये भी नहीं पूछा जाता था आप किस स्टेट से हैं, किस जनपद से हैं। एक साथ एक भाव विचार, जैसे स्कूल में बच्चों के नाम एडमिशन हो जाता है तो उनकी कोई जाति होती नहीं होती है, वो विचार चलता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहाँ पूछा जा रहा है कि ये लोकसभा क्षेत्र में ये कौन सी जाति का क्षेत्र सबसे ज़्यादा संख्या है, और यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा वाले कौन हैं, सबसे ज़्यादा सरकार का चमचागिरी करने वाले कौन हैं, उनको टिकट दिया जाता है। और जो समाज के लायक हैं, जो समाज की सेवा कर सकते हैं, जो आवाज़ को उठा सकते हैं, उनको कभी टिकट नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आया हूँ और रहूँगा, और जनता की आवाज़ बन के उठाऊँगा, लड़ता रहूँगा, करता रहूँगा, चलता रहूँगा। और चंदौली लोकसभा क्षेत्र से मैं निश्चित रूप से जनता के बीच में जाऊँगा और उनकी आवाज़ बन के उठाऊँगा, और सरकार का सामना करूँगा। इसलिए सामना करूँगा कि प्रधानमंत्री जी बनारस हैं,
क्षेत्र है, हमारे भारी उद्योग मंत्री जी, तत्काल भारी उद्योग मंत्री जी 9-10 साल हो गया, आप 10 साल से आप भी समीक्षा किए होंगे कि हमारे चंदौली लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ और क्या मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जनता के का नाम है, मैं नहीं कर रहा हूं, हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमारे भारी उद्योग मंत्री जी 2% भी विकास का काम कोई उद्योग नहीं लगाया है, कोई उद्योग उन्होंने नहीं लगाया है। अरे हमने मौका मिला है जनता के बीच में, हमको करना चाहिए। हम गेहूं बेच के कर रहे हैं क्या? ये जनता का पैसा हमको लगाना चाहिए। हम जिस दिन बनेंगे जनता का बीच में जाएंगे, जितनी हमारी होगी सिस्टम सारे जनता के बीच में ठेल दूंगा, सारे जनता उसकी फैसला करेगी। अरे जब उद्योग मंत्री बने, बगल में प्रधानमंत्री है, इसके बड़ा चीज क्या चाहिए बनारस के लिए? विकास की नदियां बहना चाहिए, लेकिन विकास की नदियां नहीं, यहाँ कर्मनाशा के दर कर्म पीछे चला गया। लोग तरसते हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ के जितने बेरोजगार बच्चे हैं, डिग्रियां ले लिए, कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया, कोई गुजरात चला गया, है ही नहीं इनको रोजगार। अरे इससे बड़ा क्या चाहिए? उद्योग मंत्री हैं आप अगर कम से कम 2-4 कारखाना भी डाल दिए होते तो मैं आशा करता हूं कि कम से कम 50,000 आदमी को रोजगार मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं हजारों आदमी को रोजगार मिला है तो आप सोनी जी हमको बताएंगे कि नहीं चंदौली लोकसभा क्षेत्र से अभी तत्कालीन मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी ये काम किए हैं? हमको बताइएगा। हम तो जानते हैं कि जनता बल की बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैं सारा चीज़ को देखते हुए मैं छात्रों का और बेरोजगारों का आवाज़ बन करके उनको रोजगार दिलाने के लिए, विकास करने के लिए मैं आया हूँ चंदौली लोकसभा क्षेत्र से। यही मैं फैसला किया हूँ जी। तो हमारे इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने उठाए और जो भी चर्चा हमारी हुई आपको चर्चा पसंद आएगी। तो एक बार फिर से आप चंदौली लोकसभा से प्रत्याशी हैं श्री संजय कुमार सिन्हा जी, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ताकि आप जनता के बीच में जाएं और उनके मुद्दे को आप ऐसे उठाते रहें। हमारे साथ ये चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।